ये इस चर्चा के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। किसी भी राज्य की पहचान का पहला दृश्य उसका राजकीय चिन्ह होता है। प्रशासनिक मोहरों पर हमने उत्तर प्रदेश का चिन्ह अक्सर देखा है, जिसे 1938 में स्वीकृत किया गया था। जी, 1938 में। इस गोलाकार मोहर में 3 प्रमुख आकृतियां हैं: तीर धनुष, पानी की 3 तरंगे और धूम मछलियां। देखने में ये केवल एक डिजाइन लग सकता है, लेकिन इसकी वैचारिक गहराई क्या है? देखिए, ये चिन्ह अपने आप में राज्य के इतिहास, भूगोल और संस्कृति का एक चलता फिरता दस्तावेज है। सबसे पहले तीर धनुष को देखते हैं। ये सीधे तौर पर भगवान श्री राम का प्रतीक है। यानी ये सीधे हमारी जी, ये इस क्षेत्र की गहरी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक जड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत खूब। और जो 3 तरंगे या लहरें बनी हैं, क्या वो किसी आम नदी को दिखाती हैं? धर्म का, और तरंगे भूगोल का प्रतीक हो गई। और मछलियों का क्या संदर्भ है? मोहर के किनारों पर जो 2 मछलियां हैं, वो अवध क्षेत्र में मुस्लिम शासन के ऐतिहासिक कालखंड को दर्शाती हैं। तो अगर पूरे चिन्ह को एक साथ देखें, तो ये एक अद्भुत वैचारिक संलयन है। धर्म, भूगोल और इतिहास का एक परफेक्ट ब्लेंड। बिल्कुल। 1938 में अपनाया गया ये चिन्ह आज भी बताता है कि उत्तर प्रदेश कितनी विविधताओं से बना है। ये समझना बहुत दिलचस्प है। अब इतिहास और भूगोल की बात हो ही रही है, तो राज्य की प्राकृतिक संपदा पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का दर्जा बारहसिंघा को मिला है। इसे स्वैम्प डियर भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है? बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम रुसेर्वस डुआसेली है। इसकी सबसे बड़ी भौतिक खासियत ये है कि वयस्क नर के सींगों में सामान्यतः 12 शाखाएं होती हैं। इसीलिए इसे बारहसिंघा कहते हैं। जी, और अगर प्राकृतिक आवास की बात करें, तो ये मुख्य रूप से घास के मैदानों, दलदली क्षेत्रों और तराई के घने वनों में पाया जाता है। राज्य में मुख्य रूप से ये कहाँ देखने को मिलता है? इसके प्रमुख संरक्षण स्थल दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर अभयारण्य और कतरनिया घाट अभयारण्य हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गंभीर तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है। वो क्या? प्रकृति संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN की रेड लिस्ट में बारहसिंघा को असुरक्षित यानी वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। वल्नरेबल होने का मतलब है कि इन पर संकट है। हाँ, और इसीलिए इसे राजकीय पशु का दर्जा देना और भी अहम है। यह बताता है कि दलदली क्षेत्रों को बचाना केवल एक जीव को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जरूरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु है। पक्षियों की दुनिया की बात करें तो राज्य की पक्षी किसे चुना गया है? राजकीय पक्षी सारस है, जिसे अंग्रेजी में सारस क्रेन कहते हैं। वैज्ञानिक नाम ग्रुस एंटीगॉन है। ग्रुस एंटीगॉन। हाँ, इसकी भौतिक खासियत यह है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। इसकी ऊंचाई करीब 5 से 6 फीट तक होती है। 5 से 6 फुट, मतलब एक इंसान के बराबर। बिल्कुल, पर विशाल होने के साथ साथ इसका स्वभाव बहुत खास है। जीव विज्ञान में सारस अपनी जन्मजात एक निश्चितता यानी मोनोगैमस नेचर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका मतलब है कि एक सारस अपना पूरा जीवन केवल एक ही साथी के साथ बिताता है। शायद इसीलिए हमारी कहानियों में इसका इतना जिक्र होता है। एकदम सही। इसी अद्वितीय व्यवहार के कारण भारतीय संस्कृति में सारस को प्रेम, समर्पण और वफादारी का प्रतीक माना गया है। ये विज्ञान और संस्कृति का एक बहुत सुंदर संगम है। बहुत ही गहरी बात है। प्राकृतिक संपदा में हमने नदियों की लहरों और मछलियों की बात की थी, तो जलीय जीवों की क्या स्थिति है? राजकीय मछली चितला है, जिसे चीतल या मोही भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम चितला चितला है। इसका शरीर चांदी जैसा चमकदार होता है और पूंछ के पास काले गोल धब्बे होते हैं। ये मुख्य रूप से गंगा नदी में पाई जाती है ना? डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और अगर हम खेल की परंपराओं की बात करें तो राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल हॉकी है, जो भारत की ऐतिहासिक खेल परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। वन्य जीवों के बाद अब वनस्पति विज्ञान पर आते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष सीता अशोक है। इसकी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या है? सीता अशोक का वैज्ञानिक नाम सराका इंडिका है। यह लेग्यूमिनोसे या उपकुल सीजलपिनिएसी परिवार का हिस्सा है। सीजलपिनिएसी। जी, यह एक मध्यम ऊंचाई का सदाबहार वृक्ष है। फरवरी से अप्रैल के बीच इस पर गुच्छों में बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। क्या इसके चयन के पीछे सिर्फ सुंदरता है या कोई औषधीय महत्व भी है? इसका औषधीय और धार्मिक दोनों महत्व बहुत गहरा है। आयुर्वेद में सीता अशोक का व्यापक उपयोग होता है, खासकर महिलाओं से जुड़ी बीमारियों जैसे रक्त प्रदर और वात व्याधि की औषधि बनाने में इसकी छाल और फूलों का इस्तेमाल होता है।
इसका नाम सीता अशोक भी इसके धार्मिक जुड़ाव की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, इन तीनों प्रमुख प्राचीन धर्मों में इस वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। मतलब ये आस्था और चिकित्सा दोनों का प्रतीक है। इसी तरह राजकीय पुष्प पलाश का नाम भी बहुत सुना है। इसके बारे में क्या खास है? पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, फिबेसी कुल का वृक्ष है। इसे स्थानीय लोग ढाक या किंशुक भी कहते हैं, लेकिन इसका सबसे मशहूर नाम है वन का अग्नि वृक्ष या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। वन का अग्नि वृक्ष, ये नाम सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। ऐसा क्यों? इसकी वैचारिक गहराई इसके नाम में ही है। वसंत ऋतु में जब इस पर लाल और नारंगी फूल खिलते हैं और पत्तियां कम होती हैं, तो दूर से लगता है जैसे पूरे जंगल में आग लग गई हो। तो फूलों की वो चमक इसे यह नाम देती है। जी क्या ऐतिहासिक रूप से इनका कोई विशेष उपयोग रहा है? हाँ, प्राचीन काल में पलाश के फूलों का उपयोग प्राकृतिक रंग बनाने के लिए होता था, खासतौर पर होली के त्योहार के लिए। और आयुर्वेद में इसके फूल, छाल और बीज तीनों का उपयोग होता है। प्रकृति और वनस्पतियों के इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण के बाद अब राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास के अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल। एक विशाल राज्य को चलाने के लिए मजबूत ढांचे की जरूरत होती है। हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महान व्यक्तित्वों की बात करेंगे। सबसे पहले राज्यपाल के पद से शुरुआत करते हैं। कार्यपालिका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम श्रीमती सरोजिनी नायडू का है। वे उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थीं। 1947 से 1949 तक उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। जी, उस दौर में एक महिला का इतने बड़े राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनना महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। और अगर सबसे लंबे समय या सबसे अधिक बार सेवा देने की बात हो तो वो रिकॉर्ड किसका नाम है? सर्वाधिक बार राज्यपाल बनने का कीर्तिमान दो लोगों के नाम है, मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी। दोनों ने दो दो बार ये पद संभाला है। अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जिनके पास वास्तविक शक्तियां होती हैं। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, जिन्होंने राज्य की शुरुआती विकास की नींव रखी। जैसे राज्यपाल पहली महिला थीं, क्या उत्तर प्रदेश में कोई पहली महिला मुख्यमंत्री भी रहीं? हाँ, ये भी एक मील का पत्थर है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, 1963 से 1967 तक। ये राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। इसके अलावा उम्र के मामले में सबसे कम आयु के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं, जिन्होंने 38 वर्ष की आयु में कमान संभाली। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान श्रीमती मायावती जी के नाम है, जो 4 बार इस पद पर रहीं। कार्यपालिका के बाद अब कानून बनाने वाली विधायिका और न्यायपालिका के प्रथम पदों को जान लेते हैं। विधायिका में प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन बने। और विधानसभा में सर्वाधिक बार अध्यक्ष कौन रहे? आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी दोनों ने 3-3 बार ये पद संभाला है। वहीं विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष चंद्रभाल थे। और न्यायपालिका के क्षेत्र में उच्च न्यायालय की क्या स्थिति रही? इसे 2 हिस्सों में देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व प्रथम मुख्य न्यायाधीश वॉल्टर मोगन थे और 1947 के बाद स्वतंत्र न्यायपालिका के तहत प्रथम मुख्य न्यायाधीश भूषण मलिक बने। इन ऐतिहासिक नियुक्तियों ने ही लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत की है। अब इतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए राजभाषा का होना बहुत जरूरी है। जी, 1947 में ही हिंदी को प्रथम राजभाषा का दर्जा मिल गया था। 1968 में राज्य के सभी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। पर राज्य में भाषाई विविधता भी बहुत है। हाँ, इसी गंगा जमनी तहजीब का सम्मान करते हुए 1989 में उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया। प्रशासन में पारदर्शिता के लिए भी कुछ संस्थाएं बनी। उनके प्रथम अधिकारी कौन थे? प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल थे और सूचना के अधिकार के लिए प्रथम सूचना आयुक्त मोहम्मद अस्कर को बनाया गया। राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रपति शासन का भी जिक्र आता है। ये पहली बार कब लगा था? पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से शुरू होकर 2 फरवरी 1969 तक रहा। इन ऐतिहासिक पहलुओं के साथ साथ राज्य आधुनिक युग की तरफ भी बढ़ा है। विज्ञान और कला में ऐसे कौन से प्रथम संस्थान हैं जिन्हें याद रखना चाहिए? आधुनिक विज्ञान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एशिया का प्रथम डीएनए बैंक। इसे लखनऊ के बायोटेक पार्क में स्थापित किया गया है। ये जेनेटिक्स के क्षेत्र में बड़ी प्रगति है।
बिल्कुल। और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में प्रथम फिल्म सेंटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया गया है। तो आज की इस मास्टर क्लास में हमने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। 1938 के राजकीय चिन्ह से लेकर बारहसिंघा और सारस के प्राकृतिक महत्व तक, सीता, अशोक और पलाश के गुणों से लेकर उन प्रथम राजनेताओं तक जिन्होंने राज्य को आकार दिया। जी। यह स्पष्ट है कि प्रकृति की विविधता और इतिहास की गहराई मिलकर उत्तर प्रदेश की एक मजबूत पहचान बनाते हैं। इस पूरी चर्चा का सार निकालते हुए अंत में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न सामने आता है। बताइए। जब हम एक तरफ बारहसिंघा जैसे असुरक्षित जीवों और पुराने प्रतीकों का अध्ययन करते हैं, तो दूसरी तरफ लखनऊ के डीएनए बैंक और नोएडा की फिल्म सिटी जैसे आधुनिकीकरण के प्रमाण भी देखते हैं। ऐसे में यह सोचना दिलचस्प है कि तेजी से आगे बढ़ता यह राज्य अपनी इन गहरी प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासतों को भविष्य के लिए कैसे सहेज कर रखेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या विकास की चाह और प्राचीन विरासत के संरक्षण के बीच का ये जटिल संतुलन ही असली उत्तर प्रदेश की कहानी है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सबको खुद से पूछना चाहिए। ये सचमुच एक बहुत ही गहरा सवाल है जो तथ्यों से परे हमें सोचने पर मजबूर करता है। विकास और विरासत का संतुलन ही भविष्य तय करेगा। इसी महत्वपूर्ण विचार के साथ आज की इस ज्ञानवर्धक क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही विषयों पर गहराई से बात करते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।